जादुई मोची के जूते। ये कहानी है रघुपुर की, जहाँ राम अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहा करता था। सुनीता गर्भवती थी और राम मोची का काम किया करता था। राम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। ऐसे ही एक दिन राम गांव की सड़क के किनारे जूते पॉलिश कर रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और अपने जूते देते हुए राम से कहता है, राम भैया, दरअसल मेरे जूते फट गए, क्या तुम इस जूते को सिल दोगे? हाँ भाई साहब, तुम अपने जूते यहीं रख दो और मुझे 15 मिनट का समय दो। 15 मिनट बाद मैं तुम्हारे जूते सिल दूंगा। दरअसल अभी जूते पॉलिश करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। वो बड़ी सी बगल में एक गाड़ी है, उसी गाड़ी में बैठे साहब के जूते हैं। ये अगर गलती से भी गलती हो गई तो मुसीबत आ जाएगी। राम की बात सुनकर अब वो आदमी अपने जूते उसके पास रख देता है और अगले 15 मिनट बाद जब राम उस जूते को हाथ में लेता है तो देखता है कि जूते काफी छोटे हैं। उन जूते को देख राम अब सोच में पड़ जाता है। राम ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में वो बौना आदमी उसके पास आता है और राम को इस तरह सोच में डूबा देख उससे कहता है, क्यों राम भैया, क्या सोचने लगे? क्या ये जूते छोटे लग रहे हैं? अरे भाई साहब माफ करना, मैं बस यही सोच रहा था कि आपकी आवाज तो एकदम भारी है, पर जूते इतने छोटे कैसे? ये आपके पैर में आएंगे कैसे? तुम चिंता मत करो राम, तुम बस अपनी सुई उठाओ और इन्हें सिलना शुरू करो। राम जैसे ही सुई में धागा डालकर पहला टाँका मारता है, जूतों से चट चट की आवाज आती है और उसमें से नीली रोशनी निकलने लगती है। राम डर के मारे जूता छोड़ देता है। अरे बाप रे, ये क्या भला है? जूतों में से लाइट निकल रही है। डरो मत राम, ये जादुई जूते, तुम इन्हें सीते जाओ, फिर देखो क्या होता है। उसकी बातें सुनकर अब राम फिर से हिम्मत जुटाता है और जूते सिलने लगता है। जैसे ही वो आखिरी टाँका लगाता है, वो छोटे जूते अचानक बड़े होने लगते हैं और एकदम नए जैसे चमकने लगते हैं, जिसे देख राम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि जूते अब सोने की तरह चमक रहे हैं। भाई साहब, ये तो कमाल हो गया, ये जूते तो सोने के बन गए। राम, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। तुम गरीब हो पर लालची नहीं। ये जूते अब तुम अपने पास रखो, तुम इन्हें पहनकर जहाँ भी जाओगे तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा और तुम्हारी पत्नी सुनीता का आने वाला बच्चा बहुत भाग्यशाली होगा। राम को उस बौने आदमी की बात समझ नहीं आती और वो बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर अपनी दुकान का सामान समेटने लगता है ताकि वो अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुना सके। पर जैसे ही वो दोबारा पीछे मुड़ता है, वो बौना आदमी गायब हो चुका होता है। राम के हाथ में अब वो चमचमाते जादुई जूते थे। राम खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ता है। घर पहुँचते ही वो देखता है कि सुनीता रसोई में बैठी चूल्हा जला रही है। अरे सुनो, जल्दी इधर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। हमारी गरीबी के दिन अब खत्म समझो। अरे क्या हुआ राम, इतने हाफ क्यों रहे हो? और ये हाथ में क्या छोटे छोटे खिलौने जैसे जूते लिए घूम रहे हो? ये खिलौने नहीं है सुनीता, ये जादुई जूते हैं। आज एक बौना आदमी मेरी दुकान पर आया था, उसने मेरी ईमानदारी से खुश होकर ये मुझे दिए हैं। राम अपनी बात सच साबित करने के लिए उन नन्हे जूतों को घर के कच्चे फर्श पर रख देता है। जैसे ही जूते जमीन को छूते हैं, पूरे कमरे में एक तेज पीली रोशनी फैल जाती है। तभी खिड़की के बाहर से ये सब खोटे लाल देख रहा होता है, जो गांव का सबसे लालची आदमी है। वो राम का पीछा करते हुए चोरी छिपे यहाँ तक आया था। ओ तेरी, इस भिखारी जैसे मोची के पास इतनी चमकती चीज कहाँ से आ गई? ये तो पक्का कोई बड़ा खजाना है। अगर ये जूते मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात राजा बन जाऊंगा। खोटे लाल वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, पर उसके दिमाग में अब शैतानी चल रही है। घर के अंदर सुनीता ने अब तक अपनी आंखें खोली। वो देखती है कि मिट्टी की पुरानी दीवारें एकदम नई और मजबूत हो गईं और जूतों के पास सोने की 3 मोहरें पड़ी हैं। राम ये तो चमत्कार है, पर मुझे डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो? डरो मत सुनीता, वो आदमी कह रहा था कि जब तक हम ईमानदार रहेंगे ये जूते हमारा साथ देंगे। चलो अब सो जाते हैं, सुबह इन मोहरों से घर का राशन लाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो राम। अब इन जूतों से हम अपनी गरीबी वाली जिंदगी ठीक करेंगे और आने वाली जिंदगी हमारे बच्चे के नाम करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में ये नन्हा मेहमान जो आ रहा है उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। देखते ही देखते कुछ घंटे बीत जाते हैं। रात का समय था और खोटे लाल दबे पांव कमरे में घुस जाता है। उसकी नजर उन जूतों पर ही थी जो कोने में रखे हल्के हल्के चमक रहे हैं। अब लालच भरी निगाहों से वो उन जूतों को देखकर फुसफुसाते हुए कहता है, अब ये जूते मेरे हैं राम, तू सोता ही रह। अब तेरा ये जादुई खजाना मेरे पास आएगा और इस खजाने से मैं गांव का सबसे बड़ा और अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर तुम जैसों को अपने पैरों की धूल बनाकर रखूंगा मैं। इतना बोलकर अब खोटे लाल जैसे ही उन जूतों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, जूतों के अंदर से एक अजीब सी गुड़गुड़ की आवाज आती। खोटे लाल डर जाता है, पर लालच उसे पीछे नहीं हटने देता। वो झपट्टा मार कर जूतों को पकड़ लेता है। मिल गए, अब आएगा मजा। खोटे लाल, तेरी तो किस्मत ही बदलने वाली।
लेकिन जैसे ही वो जूतों को लेकर भागने की कोशिश करता है, जूते उसके हाथ से फिसलकर उसके पैरों में अपने आप फंस जाते हैं। जूते उसे जोर जोर से हवा में उछालने लगते हैं और जमीन पर पटकने लगते हैं। खोटेलाल अब खुद को रोक नहीं पाता और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे अरे ये क्या हो रहा है, मेरे पैर रुक क्यों नहीं रहे, बचाओ बचाओ, ये जूते मुझे कहीं खींच कर ले जा रहे हैं। खोटेलाल की चीख पुकार सुनकर राम और सुनीता की नींद खुल जाती है। वे दोनों जब बाहर आते हैं और देखते हैं कि खोटेलाल आंगन में पागलों की तरह नाच रहा है, तो राम खोटेलाल से बोलता है, खोटेलाल, तुमने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें हमारे जूतों के बारे में कैसे पता चला? मुझे माफ कर दो राम, जब तुम्हें उस बौने आदमी ने ये जूते दिए तो मैं दूर खड़ा सब देख रहा था और तुम्हारा पीछा करते हुए जब मैं तुम्हारे घर आया और तुम्हारी बात सुनी, साथ ही जब इस जूते का जादू देखा तो मेरे मन में लालच पैदा हो गया और बस इसी लालच में मैं आज रात तुम्हारे घर इस जूते को चोरी करने के लिए आ गया। पर अब मुझे समझ आ गया कि चोरी करना बुरी बात है। अगर तुम मेरे घर तक मेरा पीछा करते आए तो तुमने ये भी सुना होगा कि मैंने कहा था ना, ये जादुई जूते हैं और ये सिर्फ ईमानदार आदमी का साथ देते हैं। लेकिन तुम ईमानदार नहीं बल्कि गांव के सबसे लालची और बेईमान आदमी हो। ये बात न सिर्फ मैं बल्कि पूरा गांव जानता है। राम भैया मुझे बचा लो, मुझसे गलती होगी, मेरे पैर रुक नहीं रहे, ये जूते मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। अरे मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे, कल को मुझे कुछ हो जाता है तो उनका ख्याल कौन रखेगा? मैं जानता हूँ मैंने लालच में आकर ये सब किया, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, कृपया करके मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। उसकी ये बात सुनकर अब राम और सुनीता एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, जिसके बाद सुनीता हाथ जोड़कर और जादुई जूते से विनती करते हुए कहती है, हे जादुई जूते, कृपया करके इस खोटेलाल को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसे अपनी गलती की सजा और गलती का एहसास दोनों हो चुका है। सुनीता की ये बात सुनते ही वो जादुई जूते अचानक रुक जाते हैं और वो खोटेलाल के पैरों को छोड़ देते हैं, जिसके बाद उस जादुई जूते से धीरे धीरे कर एक पीली रोशनी निकलती है और वो रोशनी धीरे धीरे उस बौने का रूप धारण कर लेती है, जिसके बाद वो बौना आदमी कहता है, सुनीता बहन, तुम्हारे कहने से मैं इस आदमी को इस लालची और बेईमान आदमी को छोड़ रहा हूँ, परंतु इसे मुझे वादा देना होगा कि आगे से आने वाले समय में ना तो ये किसी के साथ बेईमानी करेगा और ना ही चोरी करेगा और ना ही लालच करेगा। तभी मैं इसके फ्यूचर में इसके साथ कुछ नहीं करूंगा, वरना अभी तो मैंने इसे छोड़ दिया, इस आने वाले समय में नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं आगे से कभी लालच नहीं करूंगा, कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा, मुझे मेरे बीवी बच्चों के साथ रहना है, ईमानदारी से सारे काम करूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ और तुम्हारे शरीर पर जितनी भी चोट लगी है उसे ठीक कर देता हूँ। सुनीता बहन, राम भैया, तुम दोनों बहुत ईमानदार और नेक इंसान हो, इसलिए आजीवन ये जूते तुम्हारे पास रहेंगे और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे याद कर लिया करना। इतना बोलकर वो बौना आदमी एक जादुई रोशनी प्रकट करता है और फिर से वो बौना आदमी एक जूते का रूप धारण कर राम के हाथों में अपने आप चला जाता है। बिलासपुर गांव में मेला लगा हुआ था। हर साल सितंबर में लगने वाले इस मेले में लोगों की खूब भीड़ रहती थी। आसपास के सभी गांव के लोग बिलासपुर गांव के इस मेले में घूमने आते थे। उसी गांव में निधि नाम की एक 10 साल की लड़की अपने पिता मोहन और माँ सुरेखा के साथ रहती थी। मोहन एक दुकान में काम करता था। उसकी बेटी निधि को मेले में घूमना बड़ा पसंद था। उस रोज जब उसके बाबा मोहन काम पर जाने के लिए निकले तो निधि ने अपने बाबा से कहा, बाबा, आप शाम को मुझे भी मेले में ले जाओगे ना? बिटिया, दुकान पर काम ज्यादा नहीं रहा तो सेठ जी से कहकर जल्दी ही लौट आऊंगा। सुनिए ना, इसका बड़ा मन है, कब से मेला लगने की राह देख रही थी। आप सेठ जी से कहकर जल्दी लौट आइएगा ना, थोड़ी देर के लिए इसे मेले में ले जाएंगे तो खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है सुरेखा, मैं कोशिश करूंगा। ये कहकर मोहन काम पर चला जाता है। सुरेखा घर के कामकाज में जुट जाती है। शाम के 5 बज जाते हैं। तभी मोहन घर आ जाता है। ये बाबा आ गए। माँ, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो मेले में जाने में हमें देर हो जाएगी। फिर वो तीनों मेले में चले जाते हैं, जहाँ निधि पहले झूला झूलती है। फिर मोहन उसे जलेबी लेकर देता है, साथ ही उसे एक गुड़िया भी दिलवाता है। बाबा, अब मुझे कंगन भी दिलवा दो ना, पिछले साल आपने कहा था कि अगले साल के मेले में दिलवा दूंगा। वो तो ठीक है बिटिया, लेकिन अच्छा रुको। मोहन अपनी जेब टटोलता है तो उसमें कुछ भी नहीं बचा होता। माफ करना बिटिया, लेकिन पैसे तो सब खत्म हो गए। निधि का चेहरा उतर जाता है। वो उदास मन से अपने माँ बाबा के साथ घर की तरफ लौट आती है। तभी रास्ते में उसकी नजर एक जगह जाती है जहाँ कुछ चमक रहा होता है। निधि पास जाकर देखती है तो वहाँ 2 कंगन होते हैं। वो खुश हो जाती है और झट से उन्हें उठा लेती है। माँ, ये देखो मुझे क्या मिला, कंगन। चलो अच्छा है, इन्हीं के लिए तेरा मुंह बना हुआ था ना, अब जल्दी से इन्हें रख ले
और अब घर चलो, काफी रात हो गई है। अंधेरा होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो सोने के कंगन है। घर आकर सुरेखा रोटी लगाती है और सब्जी के साथ परोसती है। उधर निधि वो कंगन पहन लेती है और उन्हें पहनकर बड़ी खुश होती है। चलो बिटिया, अब जल्दी से आ जाओ और खाना खा लो। वो तीनों खाना खाने लगते हैं, लेकिन निधि जैसे ही रोटी को हाथ लगाती है तो वो रोटी सोने की बन जाती है। ये देख उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। मोहन उस रोटी को हाथ में उठाकर देखता है। ये सोने की रोटी कैसे बन गई? सोने की रोटी? हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। अब वो जिस भी चीज को हाथ लगाती वो हर चीज सोने की बन जाती। सुरेखा को समझते देर नहीं लगती कि ये सब उन कंगन की वजह से हो रहा है। निधि बेटी, जरा अपने कंगन निकालना और फिर रोटी उठाओ। निधि वो कंगन निकालकर अपनी माँ को देती है और रोटी को छूती है तो अब वो रोटी सोने में नहीं बदलती। मेरा शक सही निकला, ये कंगन जादुई कंगन है। सिर्फ जादुई नहीं सुरेखा, ये जादुई सोने के कंगन हैं। जरा ध्यान से देखो, ये सोने के हैं। शायद इसीलिए इनको पहनते ही हर चीज सोने में बदल जाती है। हमारी तो किस्मत ही बदल गई जी। लेकिन बेटी निधि, एक बात का ध्यान रखना, तुम किसी को भी ये मत बताना कि तुम्हारे पास जादुई सोने के कंगन है। आप फिक्र मत करो माँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, ना ही स्कूल में और ना ही आस पड़ोस में। सुरेखा उन कंगनों को अलमारी में छुपा कर रख देती है। मोहन और सुरेखा बड़े ही साधारण लोग थे। वो अब उन कंगनों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज सुरेखा के भैया भाभी, जो कि सौतेले थे, किसी शादी को अटेंड करने दूसरे गांव आए हुए थे। वापस लौटते वक्त रात ज्यादा हो गई, इसलिए वो सुरेखा के घर ही रुक गए। क्या बात है सुरेखा दीदी, लगता है जीजा जी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। देखो ना, आपके घर की तो दशा ही बदल गई। हाँ, वो क्या है ना, ये दिन भर मेहनत करते हैं, फिर चाहे बारिश हो, ठंड हो या गर्मी। हाँ, मेरे बाबा बहुत मेहनती हैं। लेकिन निधि की मामी बहुत चालाक थी। उसे ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि एक दुकान में नौकरी करके इतना पैसा कैसे कमाया जा सकता है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। कुछ तो जरूर है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। लगता है कुछ दिन इनके यहाँ रहकर सच का पता लगाना ही होगा। अब वो अपने पति से कहकर जानबूझकर 4-5 दिन उनके यहाँ रुक जाती है और उन पर नजर रखने लगती है। एक रोज, सुनिए जी, बाजार से जाकर 1 किलो पनीर, 2 किलो दूध और तेल लेकर आना। आज पूड़ी, खीर और मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे। कमाल है, पहले इनके यहाँ बड़ी मुश्किल से रोटी सब्जी बनती थी और अब शाही पकवान खाए जा रहे। मेरी ननद जो पुरानी सी साड़ियां पहनती थी, अब नई नई साड़ियां पहनती है। हो ना हो, जरूर कुछ दाल में काला है। अब वो उन पर नजर रखना शुरू करती है। फिर एक रोज उसके हाथ वो राज लग ही जाता है। अरे सुरेखा, घर में पैसे खत्म हो गए, जरा उन जादुई कंगन का इस्तेमाल तो कर। हाँ, अभी रुकिए। सुरेखा उन कंगनों को पहनती है और सामने रखे एक छोटे पत्थर के टुकड़े को छूती है, जिससे वो सोने में बदल जाता है। ये लीजिए, अब इसे ले जाकर सुनार को बेच आइए। सुरेखा वापस से उन कंगन को अलमारी में रख देती है, लेकिन प्रिया उन्हें ये सब करते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये राज है इनका, ये जादुई सोने का कंगन। प्रिया रात को ही वो कंगन चोरी कर लेती है और अगली सुबह होते ही अपने पति से वापस चलने की जिद करती है। वो दोनों बैग पैक करके तैयार हो जाते हैं। अरे अनुज, प्रिया, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? देखिए ना जीजा जी, दीदी ये प्रिया है कि अभी जाने की रट लगाए बैठी है। क्या बात है प्रिया? वो क्या है ना दीदी, हमें यहाँ आए बहुत दिन हो गए, अब हमें चलना चाहिए। मोनू को भी माँ के घर छोड़कर आई हूँ तो वो भी याद कर रहा है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद जब सुरेखा अलमारी की सफाई करने लगती है तो उसे उसमें कंगन नहीं दिखते। अरे ये क्या, यहीं तो रखे थे मैंने वो कंगन, फिर कहाँ चले गए? सुनिए सुनिए, जल्दी आइए, वो जादुई कंगन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहा? कंगन नहीं है? तुम हटो, मैं देखता हूँ। मोहन और निधि ने भी वो कंगन तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें भी वो कहीं नहीं मिले। अब सुरेखा को समझ आया कि क्यों प्रिया घर जल्दी लौटने की बात कह रही थी। अब समझी, वो कंगन हो ना हो प्रिया लेकर गई है। क्या माँ, आप मामी को फोन लगाइए ना और उनसे कहिए ना मुझे मेरे कंगन वापस करें। सुरेखा गुस्से में प्रिया को फोन लगाती है। मुझे मेरे कंगन वापस चाहिए। कौन से कंगन दीदी, ये आप किन कंगन की बात कर रही हो? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही।
प्रिया अनजान बनते हुए फोन काट देती है और अब सुरेखा वो कंगन वापस मिलने की उम्मीद खो देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो हमारे दिन बदल गए, अब तो हम दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे, उन अंबानी से भी ज्यादा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा हुआ जो तुमने ये कंगन चुरा लिए थे। प्रिया बहुत खुश थी और इस एक्साइटमेंट में वो कंगन निकालना भूल जाती है और अपने बेटे को छू लेती है, जिससे वो भी सोने में बदल जाता है। नहीं नहीं, मेरा बच्चा, मेरा मोनू, तुझे क्या हो गया? वो रोते हुए सुरेखा के घर जाती है। दीदी, ये लो अपने कंगन, लेकिन मुझे मेरा बेटा लौटा दो। मोनू अब सोने का बन चुका है, गलती से मैंने इन्हें पहनकर उसे भी छू लिया। ये सब हमारे हाथ में नहीं है प्रिया, तुम्हारी लालच की बहुत बड़ी सजा दी है भगवान ने तुम्हें। उस दिन के बाद से सुरेखा, मोहन और निधि खुशी खुशी अपने उन जादुई सोने के कंगन के साथ रहते हैं।